गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्पीड लर्निंग चैनल के एडिटोरियल डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। दैनिक जागरण का आज का यह एडिटोरियल बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि कल ही सरकार ने जो है नई एजुकेशन पॉलिसी लागू की है, तो वह कितनी खरी साबित होती है इस पर चर्चा की है राइटर ने। तो आज के एडिटोरियल के लेखक प्रोफेसर निरंजन कुमार जी हैं और आज की शिक्षा नीति और पहले की जो 1986 2014 में और इसके बाद जितनी भी योजना नीति से संबंधित तरह तरह के प्लान्स बनते रहे हैं, उनके बारे में क्या देश में समाज में परिवर्तन आया है, उसी को लेकर आज का एडिटोरियल बेस्ड है। आज का एडिटोरियल जो है वो जीएस पेपर 1 के सोशल इशू और जीएस पेपर 2 के गवर्नेंस से रिलेटेड है। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो एडिटोरियल है, इसमें राइटर कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर सामने आई नई शिक्षा नीति देश दुनिया की बदलती ज़रूरतों के मद्देनज़र शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव है। पिछले एनईपी 1986 में बनी थी, मतलब कि इससे न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है सबसे पहले जो है 1986 में बनी थी। ये आप नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि ये हो सकता है प्रीलिम्स में आए। और इसके बाद फिर इसमें 1992 में मामूली संशोधन किया गया था और एनईपी का सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक लोकतांत्रिक नीति है। इस नीति को बनाने के लिए देश के कोने कोने से सभी वर्ग के लोगों की राय ली गई। शायद पहली बार ऐसा हुआ कि नई शिक्षा नीति बनाने के लिए देश के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों और 6600 ब्लॉक और 676 जिलों की सलाह ली गई। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, पंचायतों के माध्यम से यह जाना गया कि अब जो है क्योंकि शिक्षा का स्तर हमें बदलना होगा और अधिक व्यापक करना होगा, टेक्नोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान देना होगा, स्किल्स को डेवलप करना होगा। इन सब पर जो है शिक्षा ही निर्भर करती है। मतलब कि अगर इन शिक्षाओं के माध्यम से हम बच्चों को अगर 5 साल से लेकर जब 25 साल के बीच अगर हम उन्हें स्किल डेवलपमेंट की एजुकेशन देंगे जो और देशों द्वारा दी जा रही है, तो हो सकता है कि जो औद्योगिक क्रांति पहले आई थी आज़ादी के बाद, हो सकता है और अधिक व्यापक ढंग से हम टेक्नोलॉजी की एक क्रांति ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी रिवोल्यूशन बहुत ज़रूरी है इस समय। आगे राइटर कहते हैं कि शिक्षाविदों, अध्यापकों, प्रतिनिधियों, अभिभावकों और छात्रों तक की 2 लाख से अधिक सुझाव का मंथन आकांक्षाओं के अनुरूप एनईपी को साकार किया गया। एनईपी 2020 की घोषणा के साथ मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। यहाँ पर आपको एक और नोट डाउन करने वाली बात है कि पहले जो है इसका नाम शिक्षा मंत्रालय ही था, लेकिन फिर संशोधन के बाद इसका नाम जो है मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप नोट कर लीजिए। और इसके बाद सर्वथा उचित है, स्कूली शिक्षा के संदर्भ में एनईपी सबसे क्रांतिकारी विशेषता है कि कम से कम ग्रेड 5 तक की पढ़ाई स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा में होगी, जिसे ग्रेड 8 तक भी बढ़ाया जा सकता है। अंग्रेजी अब सिर्फ एक विषय के तौर पर पढ़ाई जाएगी और शैक्षणिक, मनोवैज्ञानिक और यूनेस्को की 2008 की रिपोर्ट के अनुसार मातृभाषा में संप्रेषण और संज्ञान सहज और शीघ्र हो जाता है, जो पूर्ण संज्ञानात्मक विकास के लिए ज़रूरी है। यह भारतीय भाषाओं और संस्कृति को मजबूत दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। और इसी तरह स्कूलों में पाठ्यक्रम और पाठ्येतर गतिविधियों और व्यावसायिक शिक्षा के बीच अंतर नहीं किया जाएगा, बल्कि व्यावसायिक शिक्षा को एक अभिन्न अंग बनाया जाएगा। वोकेशनल एजुकेशन के अन्य उच्चतर रूप में कॉलेज भी होंगे और युवाओं को स्वरोजगार के लिए एक नई दिशा प्रदान की जाएगी, तो शायद ही उपयोगी सिद्ध हो सके। और वहीं आगे राइटर कहते हैं एनईपी के तहत स्कूली शिक्षा में स्ट्रीम का बंटवारा जड़बद्ध नहीं होगा। अब विज्ञान या कॉमर्स विद्यार्थी मानविकी के विषय भी पढ़ सकेंगे। यह व्यवस्था स्नातक स्तर पर भी लागू होगी। अमेरिका, यूरोप में जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वहाँ बहुत पहले से ऐसा है और यह छात्रों के सर्वांगीण विकास में बहुत लाभदायक है। एनईपी की एक अन्य विशेषता SC, ST, OBC, लड़कियां, दिव्यांगों, गरीब, वंचितों के लिए भी कार्य करेगी। और वहीं सार्वजनिक के अलावा जो निजी क्षेत्र और उच्चतर शिक्षा संस्थानों के तबकों के लिए छात्रवृत्ति उपलब्ध हो, इसके लिए भी प्रयास किए जाएंगे।
उच्च शिक्षा के स्तर पर एनईपी कई संभावनाओं के साथ आई है और स्ट्रीम करिकुलर अर्थात साइंस, कॉमर्स, मानविकी के छात्रों को एक दूसरे के विषयों को पढ़ने की छूट तथा वोकेशनल शिक्षा के समावेश के साथ बदलकर बैचलर प्रोग्राम की एक बड़ी विशेषता होगी। मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट सभी बैचलर डिग्री 3 साल की होती हैं, सभी 3 साल की होती हैं। अगर इन्हीं कारणों से छात्रों के बीच में पढ़ाई छूटती है तो सारा समय, परिश्रम और धन बेकार चला जाता है। अब ज़रूरत पड़ने पर 1 या 2 साल की पढ़ाई के बाद भी छात्र को सर्टिफिकेट, डिप्लोमा दिया जाएगा। छात्र वापस आकर बच्ची पढ़ाई पूरी कर सकेंगे। 3 साल की पढ़ाई के बाद बैचलर डिग्री मिलेगी। यह तो बहुत अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पारिवारिक समस्याओं के कारण जो है स्टूडेंट को अपना ड्रॉप आउट करना पड़ता है स्कूल या कॉलेज से। तो इसमें यह होगा कि धन भी बर्बाद होता है और कई स्कूल ऐसे हैं जिनमें ये हो सकता है कि स्कूल या कॉलेज हो सकता है कि वह यह ना कर पाएँ कि दोबारा अगर पढ़ाना हो तो कोई फ्री में नहीं पढ़ाएगा। दोबारा अगर पढ़ना है तो उतने ही पैसे पे करने पड़ेंगे। उनके लिए ये ज़रूरी है जो आगे मास्टर्स और पीएचडी करना चाहते हैं। अमेरिका, यूरोप, जापान आदि विकसित देश में इस तरह की व्यवस्था का सकारात्मक परिणाम हुए हैं। एनईपी में यह आज़ादी भी होगी कि छात्र कोई कोर्स के बीच में छोड़कर कोर्स में दाखिला ले सकता है। और वहीं आगे कहते हैं कि इसी संदर्भ में एक अभिनव प्रावधान एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का है। यह एक तरह का डिजिटल क्रेडिट बैंक है जिसके द्वारा छात्रों द्वारा किसी एक प्रोग्राम या संस्थान से प्राप्त क्रेडिट को दूसरे प्रोग्राम या संस्थान में स्थानांतरित किया जाएगा। इसके अलावा एकल विषय संस्थानों जैसे लॉ, एग्रीकल्चर, विधि आदि को समाप्त कर बहुविषयक संस्थानों में बदला जाएगा। और यहाँ तक कि इंजीनियरिंग संस्थान भी ये कला, मानविकी का अधिकाधिक समन्वय करते हुए समग्र बहुविषयक दिशा में अग्रसर होंगे। देश में युवाओं की बड़ी संख्या के मद्देनज़र एक सकारात्मक और अधिकतम उपयोग करने की नई उच्च शिक्षा 2035 तक 50% के सकल नामांकन तक पहुंचाने का लक्ष्य है। फ़िलहाल तो अभी 27% है और आगे देखते हैं कि सरकार अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर पाती है कि नहीं। इसके लिए उच्च शिक्षा का जो है 3.5 करोड़ एक नई सीटें जोड़ी जाएंगी। एनईपी का एक अन्य प्रमुख बिंदु है निजी संस्थानों में फीस की मनमानी बंद करने के लिए कैंपिंग का प्रावधान। उच्च शिक्षा के लिए एक अब सिंगल रेगुलेटर भारत उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया जाएगा। यूजीसी समेत अन्य निकायों का विलय हो जाएगा और उच्च शिक्षा और समग्र नीति का लक्ष्य निर्धारित करने में आसानी होगी। देश में उच्च शिक्षा को वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उच्च शिक्षा में एक मजबूत शोध अनुसंधान संस्कृति और क्षमता को बढ़ावा देने की प्रस्ताव भी है। इसके लिए एक शीर्ष निकाय के रूप में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों के माध्यम से शोध की संस्कृति को सक्षम बनाना होगा। एनईपी के व्यापक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज़्यादा धन की ज़रूरत होगी, इसलिए जीडीपी में जो है 6% शिक्षा का लक्ष्य है, जिनमें से हालांकि अभी जो है 4.43% ही खर्च कर रही है सरकार, लेकिन आगे इसको बढ़ाएगी कि हम जो है एजुकेशन पर ज़्यादा खर्च करें, क्योंकि जो एजेंडा है नई शिक्षा नीति का उसमें जो तकनीकी अपनाई जाएगी हो सकता है वो अधिक व्यय करने वाली है। साकार करने में मोदी सरकार की इच्छा शक्ति को देखते हुए यह लक्ष्य कठिन नहीं लगता। समग्रता में देखें तो उच्च शिक्षा वाली एनपीए 21वीं सदी में भारत की ज़रूरतों चुनौतियों को पूरा करने में सक्षम साबित होगी, बस इसका क्रियान्वयन ठीक से हो। देखिए, यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि हालांकि जो है इससे पहले भी सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की, जैसे 1986 में तो लागू की थी, लेकिन उस पर कार्य हो नहीं पाया ठीक से। लेकिन जो है अगर अब की हम बात करें तो इसमें जो है जितने भी व्यय करने को सरकार कह रही है, मान लीजिए 6% कर रही है और 4.45% ही कर रही है, तो क्या सरकार अगर मान लीजिए कि इतना पैसा लगा भी देती है तो एजुकेशन को और अच्छा कैसे बनाया जा सकेगा।
इस पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर इन नीतियों का क्रियान्वयन जो है हम ठीक से नहीं करेंगे तो हो सकता है जो अन्य शिक्षा व्यवस्था हुई हैं उनका ही अब उन्हीं की तरह इसका भी हश्र ना हो। तो आज का था ये एडिटोरियल डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।